विकास भाई। हाँ भाई, आ अरे गया। वो रिकॉर्डिंग का देख लो। हाँ, रिकॉर्डिंग का कर लिया ना तूने? मैंने अक्षय से बात करी थी। मैं कुछ नया एक नया सॉफ्टवेयर है वो ट्राई कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो जाना चाहिए। तूने टेस्ट कर लिया ना एक बार? मैंने वैसे टेस्ट तो कर लिया, लेकिन मैंने यार ये लंबे ड्यूरेशन के लिए टेस्ट नहीं किया। तो अगर आज आज कोई और भी कर सकता है तो सही रहेगा बैकअप के लिए। चल ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है। शुरू करें क्या? हेलो। हाँ यार, स्टार्ट कर ले, स्क्रीन शेयर कर दे। ठीक है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ। ठीक है। राइट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? तो अंग्रेजी है क्या यहाँ पे? अंग्रेजी। हाँ हाँ है ये। ठीक है। हाँ, बता दो यार इसमें क्या लिखा आपने, क्या क्या पॉइंट कवर करें? बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे अपने को ये तो प्लेन क्वेश्चन डाला हुआ था कि सब्जेक्ट मैटर बताना था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का लिमिटेशन। मतलब प्लेन क्वेश्चन था, इसमें कुछ वैसा रिलेट करने। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सबसे पहले इंट्रो दे दिए। तो इंट्रो जनरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज की एरिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें एक ईए फ्रीमैन की कमेंट्री है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। तो वो इंट्रो में मैंने डाल दिया कि इट इज बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस। उसके बाद सीधे पॉइंट पे जो उसमें पूछा गया था कि आखिर सब्जेक्ट मैटर उसका है क्या, जो फीचर बोल सकते हैं या क्या था। तो एक कनेक्टर की तरह यूज किया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प्स टू आंसर एंड एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमेनन एंड डील्स विद। तो ये मैंने पॉइंट वाइज एक रिव्यू मिला भी विकास जी का कि पॉइंट वाइज ना दें, ये था। बट जैसे मैंने पीयूष चौबे सर के टेस्ट दिए थे, उनका कहना था कि जैसे अगर बहुत वन वर्ड्स पे अगर फोकस करना हो तो उसको पॉइंट्स वाइज ही डाल दिया करें, उनका कहना था। तो बाकी आप लोग भी व्यू बताओगे अपना। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, क्योंकि ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था आंसर में, मतलब जो मैंने सोचा था। तो फिर उसको मैंने इसलिए पॉइंट वाइज डाल दिया था, क्योंकि अगर पैराग्राफ में जाता तो अटेंशन मिस होना ही था इसमें। ठीक है। और ये मैंने टारगेट रखा था कि सब्जेक्ट मैटर मेनली ये है, तो इनको पॉइंट वाइज डाला। ओके, ठीक है। आगे? हाँ मतलब उसके बाद आ जाता है कि अब मैंने बताया कि मेथडोलॉजीज, अब टूल्स क्या यूज करेगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर में टूल्स भी जानना है। तो टू अचीव दिस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूज एनालिटिकल एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन एज सीन इन बूस्टिंग ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इन 20th century AD।
ठीक है। उसके बाद वही कि इट इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एंड स्टडी पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वर्ड मुझे ठीक लगता है क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनपुट आउटपुट, इन सब का एक वर्ड होता है पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। गौबा में लिखा भी हुआ है एक चैप्टर में। तो उसके बाद था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज, ये बस बता दिया फिर कि डायमेंशंस क्या क्या हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है दिया हुआ जितने होते हैं। अब इनके लिमिटेशंस क्या क्या थे। हाउएवर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है सर्टेन लिमिटेशन, तो प्रिसाइज डिफिनीशन और क्लियर कॉन्सेप्ट्स पता नहीं चलता है, जिसमें एक कमेंट्री है सार्टोरी का कि बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेचिंग। क्वालिटी ऑफ डाटा हमारा एम्बिगुअस होता है और कॉन्टेक्चुअल होता है, डेवलपिंग के लिए अलग है, डेवलप के लिए अलग है। डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ एनालिसिस का अपना लिमिटेशन है ट्रेडिशनल मॉडर्न का। उसके बाद कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग जगह पे इशू होता है। मैंने एग्जांपल नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन लिख सकते थे कि जैसे वोटिंग बिहेवियर है फॉर डिफरेंट, तो वो हर जगह वेरी करता है। नीचे लिखा है पॉलिटिकल बिहेवियर और सिस्टम इज नॉट ऑलवेज रेशनल एंड देयरफॉर साइंटिफिक स्टडी बिकम डिफिकल्ट। और जब वैल्यू फ्री होता है तो नॉर्मेटिव अप्रोच में डिफिकल्ट हो जाता है। एंडिंग किया कि ओवरऑल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज पर जॉन ब्लॉन्डेल, मतलब दो कमेंट्री ऐसे याद थे मुझे, ये फ्रीमैन और जॉन ब्लॉन्डेल। ये जनरली इंट्रो और कंक्लूजन में, मतलब अपने लिए मैंने ये बनाया था कि इज ट्राइंग टू अडॉप्ट टू इवॉल्व, मतलब जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ट्राइंग टू अडॉप्ट टू इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ कंटेम्पररी वर्ल्ड। इट नीड्स टू रीडिफाइन इट्स टूल्स ऑफ एनालिसिस बाय शोइंग सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मल्टीपल वेरिएबल्स, या ट्रांसफॉर्मिंग वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, जो करंट पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी पॉलिटिक्स में चेंज कर रहा है। बस ये ठीक है। इसमें क्या और लिखना चाहिए था, क्या और एडिशन हो सकता था इस आंसर में? बोल सकते हो यार आप लोग उसके ऊपर, मतलब बता सकते हो कुछ एडिशन होना चाहिए था या और कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो गए तो वो भी बता सकते हो। इसके ऊपर बाकी किसने आंसर लिखा है? बाकी पलाश ने लिखा है, पीएस ने लिखा है, कन्फीस ने भी वहाँ लिखा पे है क्या? कोई है क्या यार इनमें से? शिवानी है ना? शिवानी? हाँ ओके, सॉरी आई वाज नॉट हियर, बट मैं अपना बता देती हूँ, आप ओपन कर दो उसको। इसमें बस जो यूनिक पॉइंट्स होंगे बता देना प्लीज। हाँ राइट। हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव मेथड करके पहले अगर बता दो कि वाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं, तो उसी के कारण कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेफिनेशन सही आती है, तो उसको पहले थोड़ा बता दूं। उसके बाद जनरल सी चीजें हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से कौन कौन सी चीजें हम एक्चुअली में कंपैरिजन में ला सकते हैं। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी टर्म बोली पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने ये मतलब ऐसे लिख दिए सारे कुछ ही जो मेरे को दिखा, आइडेंटिटी, कल्चर, पॉलिटिकल बिहेवियर, बट यस पॉलिटिकल इंफ्रा हम लिख ले तो बेटर है। देन एरिस्टोटल जो फादर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, फिर ये एक एडिशन है कि जो आर के रॉबर्ट्स है कोई, उसने फेसेस में डिवाइड कर रखा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। लाइक फेस 1 में उसने बोला है कि एरिस्टोटल, मैकियावेली, ब्रायस, वेबर, इन्होंने यूज कर रखा है ये मेथड, और बेसिकली तब उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए करा। देन सेकेंड फेज में सैम्यूल एच बियर, बर्नार्ड उलाम, 2-3 और थे, आई फॉरगॉट देम, उन्होंने एरिया स्टडीज, कॉन्फिगरेटिव अप्रोच, इस सबको स्टडी करा। देन द पार्ट 3 फेज 3 डेविड ईस्टन, एडमंड पॉवेल, डैल, ये तो हम देख ही रहे हैं कि उन्होंने इंटररिलेट करा है डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ, लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनल में भी और दूसरे में भी। तो देन मैंने शॉर्ट में कर दिया फिर सारा कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लीगल इंस्टीट्यूशनल देखते थे, यूरोसेंट्रिक अप्रोच होती थी। इन कंट्रास्ट ऑफ इट कंपैरेटिव जो मॉडर्न वाली आई है उसमें बिहेवियरल अप्रोच है और डीकोलोनाइज्ड वर्ल्ड को इंक्लूड कर रखा है। देन अगेन समरी ऑफ दैट डेविड ईस्टन एंड सिस्टम, बहुत छोटा में उसमें एनालॉगी मैंने डाल दी है कि बायोलॉजी और फिजिकल, लाइक वो बोलता था कि जैसे मशीन काम करती है फिजिकल में कि हर पार्ट जो होता है अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो आउटकम में भी चेंज आएगा, अगर उसमें कोई स्ट्रेस आएगी तो आउटकम में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो सिमिलरली उसने बायोलॉजी में बोला था बॉडी पार्ट से लिंक करके, तो बस वो। उसके बाद गैब्रियल एलमंड पावेल का भी मैंने समराइज ही करा हुआ सब कुछ। मेरे को इसमें कुछ ज्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे थोड़ा थोड़ा अच्छा सा या कुछ डिफरेंट डालूं, तो समरी आई है। फिर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में मार्क्सिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट क्या बोलते हैं, उसके बारे में। देन वेबर का क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर उसकी थ्योरी। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी में
ये थोड़ी एडिशन हो सकती है कि एडम स्मिथ, जेएस मिल, रूसो, इन्होंने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में पॉलिटिकल इकोनॉमी को यूज कर रखा है। थोड़ा नीचे कर दो, या नेक्स्ट पेज, यस। तो एडम स्मिथ, जेएस मिल, रूसो, इसका थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, जो हम बोल सकते हैं अर्लीस्ट वर्क है पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। देन summary of classical and neoliberal on this account and instrumentalist structuralist on this account। फिर contemporary times में ये अमर्त्य सेन, गुरनान मिडल, हमजा अलावी, इन्होंने भी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को यूज करके वो ग्लोबलाइजेशन वगैरह के कंटेक्स्ट में बड़ा कुछ लिखा हुआ है वो सब। देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच, ये मैंने शुभ्रा रंजन मैम का ही सारा डिट्टो मारा है, लुसियन पाई वगैरह का, एंड सैम्यूल पी हंटिंगटन का पॉलिटिकल डिके। पॉलिटिकल कल्चर अगेन समरी, इट वाज एक्सटेंडिंग टू मच। इसको शॉर्ट में अगर कोई कर सकता है इतने बड़े आंसर को तो प्लीज बता देना भाई। Then different approach comes under different set of criticism। फिर जो अप्रोचेस का क्रिटिसिज्म था उसका मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया कि क्योंकि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ सिस्टम है, तो कोई भी पर्टिकुलर अप्रोच को हम एग्जैक्टली नहीं मान सकते कि हम इसी को फॉलो करेंगे। देयर विल बी डिफरेंट क्रिटिसिज्म एट डिफरेंट टाइम्स। तो फिर उनका मिक्स करके कि ये वाली का ये क्रिटिसिज्म था, उसका ये क्रिटिसिज्म था, एंड एट द एंड जो सभी हैं अप्रोचेस वो एक टाइम पे जो डिमांड केटर कर देती हैं, हमें जिस भी नजरिए से उसको देखना होता है या सोल्यूशन चाहिए होता है तो वी कैन अप्रोच दैट अप्रोच। बस कितना बड़ा आंसर है ये तो आपने नोट्स बना दिया हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और। लेकिन आपने एक अच्छा पार्ट ऐड किया है कि वो इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अगर कभी आ गया फेजेस वाइज, आपका मतलब वो मेरे नोट्स में नहीं था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अच्छा, इसको डाउनलोड कर लो, ये वाले टॉपिक में कभी कोई इशू नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ कुछ बोल रहे हो? हाँ यार, एक बात बताना था कि आप जब रिव्यू करो ना तो कोशिश करो उसको चैनल में आके रिव्यू करो। बिकॉज क्या होता है कई लोगों ने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिख रखे होते हैं रिव्यू के अंदर, तो ग्रुप में मिस आउट हो जाते हैं। तो चैनल बनाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि सारा रिसोर्स एक जगह रहे, ठीक है। तो आप चैनल में आके उस चीज को रिव्यू कीजिए। जैसा ये पीडीएफ है, किसी का यार माइक एक हो रहा है, प्लीज ऑफ कर लो। हेलो, शिवानी आपका माइक एक हो रहा है, ठीक है। तो मतलब चैनल के अंदर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन हेड के अंदर आप आके अपना रिव्यू कर दो, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और किसी को कुछ वैल्यू एडिशन लेना भी होगा, किसी आंसर में अगर कुछ मिस हो रहा है तो कवर अप कर सकता है, या दूसरा पढ़ने वाला भी उसको देख सकता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 was how is the modern comparative politics approach different from traditional institutional approach, ठीक है। तो इस पे आंसर लिखा है कौशिक धमेलिया। कौशिक है क्या यहाँ पे? विकास का पढ़ ले, विकास का। काश ब्रो, ऑल योर नाउ, बता दो। तो ठीक है, इसमें पहले मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद ये बता दिया कि भाई ये 2 फेजेस में इवॉल्व हुआ है, एक हल्का सा मेंशन दिया दोनों का, ज्यादा डिटेल में नहीं गया मैं ड्रॉबैक्स के में। फिर मैंने अपना जो पूरा क्वेश्चन है वो इस पे फोकस किया है कि दोनों को कंपेयर कैसे किया जा सके, ना कि किसी की शॉर्टकमिंग्स दिखा के। जैसे मैंने कई आंसर्स में देखा था, उसमें पहले ट्रेडिशनल वाले की पूरी शॉर्टकमिंग्स एक साथ लिख रखी थी और फिर मॉडर्न वाले के बेनिफिट्स दे रखे थे। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन मैंने ये दिखाया है कि मॉडर्न वाला जो तरीका है वो फुल प्रूफ नहीं है, और अभी जो ट्रेडिशनल वाला है उसका भी रिवाइवल हो रहा है। इस तरीके से मैंने इसको कंक्लूड किया है, ठीक है। तो यार थोड़ा कुछ इसमें वो बता देना कि लिखा क्या एग्जैक्टली लिखा। मेन तो इसमें डिफरेंसेस भी पूछे थे दोनों में, तो मैंने डिफरेंसेस दोनों में ये लिखे हैं कि जो ट्रेडिशनल वाला था वो एक्चुअली कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट था,
ना कि कंपैरिजन ऑफ पॉलिटिक्स था, ठीक है। इसको एक्सप्लेन थोड़ी करना, मतलब ऐसा ही हो, वन लाइनर चलेगा, बस उतना उतना बता देंगे। दूसरा जो ट्रेडिशनल वाला था वो थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड में ज्यादा था, नॉर्मेटिव था, जिस रीजन से बिहेवियरल मूवमेंट जो आया था ना, वो वाले सारे रीजंस कि नॉर्मेटिव था, वैल्यू बायस था, ठीक है, रेलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क था उससे। फिर ये पूरा का पूरा यूरोसेंट्रिक हो गया था। इसको अगर ग्लोबल लेवल पे बनाना है तो डेवलपिंग नेशंस को भी उसमें लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मॉडर्न वाला अप्रोच आया। तो इसका जो वो था स्फीयर ऑफ क्या बोलते हैं उसका एप्लीकेशन, वो ज्यादा बड़ा हो गया। और एक और है ये कि जो मॉडर्न वाली थी उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक और क्वांटिफिकेबल डेटा भी था, तो उसके रेलेवेंस को जस्टिफाई किया जा सकता था। ये वाले 4-5 मैंने जो है पॉइंट डाला है। ओके, हाँ, इस पे किसी और ने आंसर लिखा हो यार, वो कुछ एडिशन बता सकता तो। आशुतोष है क्या? सूर्या, मयंक, कोई है क्या इनमें से? हाँ भाई, हाँ वो सूर्य वाला मेरा है। ओके, हाँ एक बार थोड़ा ब्रीफली बता दो क्या आपने लिखा है इसके अंदर। हाँ ठीक है ब्रो, बेसिकली इंट्रो है। इंट्रो में अप्रोच तो होता है बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन कर दो या फिर बस इवोल्यूशन टाइप, ठीक है। तो बेसिकली दोनों इवॉल्विंग फील्ड है। फिर बाद में जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो कैसे मतलब इवॉल्व हुआ, बेसिकली शॉर्टकमिंग्स कहते हैं उसकी। तो शॉर्टकम बेसिकली यही थी ना, यूरोसेंट्रिक, स्टैटिक और नॉन कंपैरेटिव। हाँ, तो डेविड इस्टन ने उन्हीं को क्रिटिसाइज किया था कि दिस लेड टू आर्मचेयर थ्योरीज, और वही पॉलिटिकल साइंस पे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। और वैसे ही मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जो न्यू कंट्रीज थे जिन्हें इंडिपेंडेंस मिला था, तो उनके यहाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था, मतलब बेसिकली जो कल्चर है, प्रोसेस है, बेसिकली जो प्रोसेस नहीं थी। तो इसके लिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच सही नहीं था, बिहेवियरलिज्म साथ में चल रही थी मूवमेंट, तो फिर मॉडर्न अप्रोच आया। तो बस वही फिर बाद में जो डिफरेंस बताया, मतलब किस तरीके से जो मॉडर्न अप्रोच है वो सही है ट्रेडिशनल अप्रोच से। मगर मेरी गलती ये हुई कि ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी तरीके से मतलब गलत नहीं है या फिर लैकिंग नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी सही है। मतलब ये भी मुझे बताना चाहिए था, ये शायद गलती है मेरी। ठीक है, और किसी का somebody has to add something on this question? ये कोई पॉइंट था जो लिखना चाहिए था? मुझे ये कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला अप्रोच ज्यादा ठीक है। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? हेलो, कंक्लूड। हाँ नहीं, मैं ये जैसे अपन ने भी काफी जगह देखा कि जनरली जो इसमें फॉर्मेट जो काफी जगह फॉलो किया है लोगों ने, वो ये है कि पहले वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन कर देते हैं, फिर वो ट्रेडिशनल का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी कमियां लिखते हैं, और फिर मॉडर्न पे आते हैं। मतलब वो जो एवोल्यूशन है क्रोनोलॉजिकल लेवल पे वो दिखाते हैं। और मैंने जो किया है वो मैंने वो कंपैरिजन वाले फॉर्मेट में किया है, तो मतलब दोनों को साथ साथ लेके चलना। तो कौन सा वाला ज्यादा ठीक है? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है भाई, जो आपने किया है ना वो ज्यादा सही है। मतलब ना, मतलब एग्जामिनर को एक जगह पे पॉइंट्स मिल जाते हैं सभी। हमारा जो टाइप है ना उसमें क्या है कि ढूंढना पड़ता है सामने वाले को थोड़ा। तो जो आपने किया वो सही है मेरे ख्याल से। चलो, मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगा था। कंक्लूजन क्या हो सकता था? कुछ ऑल्टरनेट कंक्लूजन इस क्वेश्चन के लिए? वही उन्होंने लिखा है ना वैसा, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज राइजिंग, उस टाइप। यार कंक्लूजन तो जो लास्ट में क्या जो भी दिमाग में बच जाता है वो लिख देते हैं, तो लास्ट वाला तो मेरा पैरा वैसे ही अजीब सा हो जाता है। उससे पहले वाला ठीक है, लेकिन लास्ट वाला तो एकदम बेकार है। जस्ट ए सजेशन, अगर हम कोई भी दो अप्रोचेस को कंपेयर कर रहे हैं तो लाइक हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी एक फुल प्रूफ नहीं है, हमेशा उसको सप्लीमेंट या करना ही पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा दूसरी कोई अप्रोच से। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
So next question was describe the changing nature of comparative politics. इसके question बताया है गौरव प्रेजेंट है क्या अभी गौरव? हाँ एक बार बता दो यार। इसमें सबसे पहले मैंने वही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, मतलब बेसिकली इसको और भी अच्छा लिख सकते थे, तो पहले मैं अपना बताया। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले इसको डिफाइन किया है कि ये सब डिसिप्लिन है और कंपेयर करता है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स और डिफरेंट कंट्रीज। फिर उसके बाद ये मैथोडोलॉजिकल फॉर्म है, मतलब कि इसके जो भी अप्रोचेज उनको मेथड्स की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एरिस्टोटल का कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस उसने कंपेयर किए, तो फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया ये। फिर यहाँ से हमें क्या बताया इसमें, चेंजिंग नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, लाइक हाउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स चेंज विद द ग्लोबल ऑर्डर, और उसका चेंजिंग नेचर क्या, उसका नेचर कैसा है टाइम के साथ। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, फिर उसके हमने ड्रॉबैक्स बताए कि मतलब किस किसने उसको क्रिटिसाइज किया है, क्या क्या उसके लूप होल्स थे उसमें। फिर वहाँ से उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर मॉडर्न अप्रोच आती है, उसके अंदर जैसे बिहेवियरलिस्ट के मतलब उससे इन्फ्लुएंस होकर के 2 अप्रोच बनती है, सिस्टम अप्रोच और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे। फिर टाइम के साथ पोस्ट बिहेवियरलिज्म से इन्फ्लुएंस होकर के नई अप्रोचेज आती हैं, जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अप्रोच आती हैं। तो वो फोकस करती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉवर्टी और उनके हंगर के इश्यूज को टैकल करने के लिए, बट समहाउ वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर एक नई अप्रोच इमर्ज होती है कि डिपेंडेंसी स्कूल जिसको बोलते हैं, वो उनको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही है इसमें, तो वो भी एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि फिर कोल्ड वॉर एंड होता है और ग्लोबलाइजेशन का इमरजेंस होता है, तब फिर से एक अपना वो नेचर चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेशन स्टेट है उनकी जो बाउंड्रीज हो जाती हैं वो काफ़ी वो पोरस हो जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के टाइम्स में। तो फिर तो कंपैरेटिव पॉलिसी वहाँ पे अपना नेचर शो करती है। फिर वहाँ पर हम सोसाइटी के लेवल पर भी कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मेरे को कंक्लूजन कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको ऐसे ही बोल दिया कि इसको एवर चेंजिंग डिसिप्लिन है और ये तो बस है। इसमें अपन ये अभी जो चल रहा है पेंडेमिक, इसके भी रिलेटेड डाल सकते थे, लेकिन मेरे को पॉइंट वो इफेक्टिव नहीं लगा। मतलब जैसे अभी क्या हो रहा है, हम ये देख सकते हैं कंपेयर करके कि किसका मॉडल सबसे अच्छा है, मतलब किस डेमोक्रेटिक कंट्रीज का या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज का, सोशलिस्ट कंट्रीज का, टू टैकल द पेंडेमिक। तो यहाँ भी एक इमरजेंस मतलब चेंजिंग नेचर इसका हो सकता है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे आर्टिकुलेट करूँ, आप प्लीज बताएं। यार मुझे एक डाउट है, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है तो अल्टीमेटली जो अपना एम रहना चाहिए वो तो पॉलिटिक्स को कंपेयर रहना चाहिए ना। मतलब अगर किसी ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच थी, ठीक है, कल्चर वाली अप्रोच थी, लेकिन उसमें अल्टीमेटली एंड पॉइंट तो वही था कि ये सब पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जैसे पेंडेमिक वाली बात करें तो ठीक है, हम कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी कंपेयर कर लेंगे। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमें शायद वो चीजें कंपेयर करनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब सब कुछ इवॉल्विंग चीजें होती है ना, उसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, सबका रोल होता है। तो अगर ये कोई भी ऐसा इवेंट होता है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाएगा। अभी तो मतलब बिल्कुल, और चेंजिंग नेचर मतलब जैसे अपने सिस्टम से स्ट्रक्चर पे अब गया, या फिर क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से क्रिटिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच पे गए, वो भी तो वो चेंजिंग नेचर बता रहा है। नहीं, बट हाउ वुड यू लिंक इट विद द पेंडेमिक? वो तो आई थिंक समझ नहीं आया मुझे भी कोई लिंक। विकास आपने कैसे बोला कि जो अप्रोचेस है वो भी मेंशन करनी चाहिए, ये कल्चर वाली और डेवलपमेंट वाली वो मेंशन करनी चाहिए इस आंसर में? नहीं, मैंने ये बोला कि जैसे हम जब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो हम चाहे कोई भी अप्रोच यूज कर लें, अल्टीमेटली हमारा जो एंड होता है वो क्या होता है कि हमें ये देखना है कि ये सारी की सारी चीजें पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, किसी नेशन की। अभी जैसे अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बात करें, जैसे गौरव ने बताया कि हम पेंडेमिक को कंपेयर कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज का क्या क्या मॉडल था, तो मेरे ख्याल से ये तो प्योरली हेल्थ बेस्ड है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोर नहीं है इसमें। मैं ये कह रहा था कि जो पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच है या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंटल अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो अप्रोच है, ये फैक्टर्स तो इनके अलग अलग हैं, कोई इकोनॉमी लेता है, कोई कल्चर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते ही हैं कि वो पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अपन किन किन चीजों को इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। All right, ठीक है, okay. Because I have a
have just have a request for you, man. If you don't mind, can you use in English? I have a limitation to understand Hindi as man. Let me. So, Brother, not everybody has that level of proficiency in English like you, na? but just try to be a little more in English, तो थोड़ा उसको consider कर Yeah, लो no, I understand. हाँ, ठीक है. Okay, one more question in this regard. Like Vikas said, so the contemporary thinkers like Hamza Alavi or this Amartya Sen, they are enhancing this political comparative politics approaches, or we can say that they are shifting towards the changing nature of comparative politics by using the approaches. मुझे चलो इंग्लिश में देखते हैं. In my opinion, like Amartya Sen, what I have read about it is that he used the model which was followed by China and India. Like China is a authoritarian state and India is a democratic state. So I think in that also he was also trying to, just check that which form of government is superior. So even though he uses the economic parameters like development, the ultimate end remains that which political system is more suitable for development. So I think in these type of scenarios, we can see that ultimately if the end objective is politics, so it is enhancing only. I can't say about Hamza. Hamza Alavi is also just comparing the system, so I got it. Yes, actually, I think so. This whole comparative politics is dependent on that input and output system, and so basically, like he has told about pandemic, so we can write it a new variable. Pandemic can be a new variable in comparative politics that will transform the evolving order of that will transform comparative politics in a new manner. इस तरह से कुछ end करने का देख सकते हैं. It will be basically a new variable that will be added to the input of comparative politics. Until we have something concrete. Pandemic goes for 3 to 4 years. Hello. Naveen. Hello. Yeah. I can hear you. If pandemic goes for 3 to 4 years, then in long term we can say that it affects our comparative politics. Is it true or not? Because in present time we can say it is health issue, but in long term maybe indirectly we will see that pandemic has impacted our economy, our society. So definitely it will have impact on comparative politics. Yes, I also think so. Okay. Guys, I think let's wait for some scholarly opinion on this. कोई ना कोई तो कुछ तो बोल ही देगा ना इसी के बारे में. Right. Next चलते हैं. Question number 4. Explain the political economy approach, limitation, relevance. So, Sakshi Mishra, present है क्या? Sakshi? Yes, I'm present. Okay. So please explain your answer. All right. So the question, if you look at it, it has 3 parts. First, you have to explain the approach, its limitations and its relevance. So I started with a simple introduction about what exactly political economic approach is. Basically the interface between economics and politics. Also, I included one statement from Gunnar Myrdal. I had read it somewhere about the interrelations between economics and politics. So he had said that decisions of economics are not taken in the vacuum of politics. So I just included it in the introduction. Since I was explaining the approach, I also thought that I should go back to the origins. So I traced the origins of the approach to Kautilya's Arthashastra, where he had said that the state's obligation is to ensure the material well-being of the people, and also to Adam Smith's Wealth of Nations. And also in this paragraph, I included that Adam Smith is the father of modern political economy, and how he suggested that the basic aim of any statesman should be to bring prosperity to their nation, basically. Other than that, I also mentioned certain characteristics of the approach about how it focuses more on quantitative data, and also how it's more prescriptive. Basically, it suggests what the state's economic policy should be, etc.
After this, I moved on to the relevance of the approach. In this, I mentioned how in developing countries, it can help us in understanding the flaws of development, like the process of development, and what are the problems in that development process. And in this, I also gave an example, how Middle used it to analyze land reforms in India. Correct. Another point which I added in the relevance was that how the approaches of analytical significance also, how A.G. Frank in his dependency theory, he used this approach to, I gave this keyword kind of thing, the development of underdevelopment, how basically Frank used the political economic approach to analyze poverty among the nations. Then I moved on to the limitations in the next paragraph. Certain points about how the approach is economically reductionist because it focuses more on the economic aspects and it ignores other aspects. Also how it's more output oriented. It does not take it into account various inputs of the political system. And also how it has a very narrow scope because, it stresses only on one particular variable, which is economy, and it completely overlooks the other variables, be it society, culture, anything else. So these are certain limitations. And then I concluded the answer in which I tried to maintain a sort of balance, saying that while it has certain definite limitations, it is also relevant in present times because we are, as a world, increasingly moving towards economic integration. In the conclusion, I think Vikas had suggested that I can mention about how we are moving towards globalization, which I think would be a very relevant point here. So again, the thing is how we are moving towards globalization, and therefore the importance of political economy approach cannot be overlooked. But at the same time, we have to use it in combination with other factors like society and culture. So that was about the answer. And one more thing which I actually forgot to include in my answer, and Vikas, I think, wrote it in his answer, so I remembered then. There are certain schools or sub-schools of political economy approach which would be given in Shubhra ma'am's notes also. I actually forgot to include it, but I think it would have been better to include it in the answer. Right. Yeah, that's all. Okay. I think addition भी बता दिया है, like globalization. Where we can add some subsection of that is Sakshi talked about. Navneet, your voice is not audible. If you can just post it in the comment section, please, or the chat. Anybody else has something to add to this? As I wrote in the feedback also, I considered this answer as a model answer. I think it has everything which needs to be there in this topic, except the fact that, we can add that neoliberal argument that we are increasingly moving towards globalization. But I think it's a fairly model answer. Holistically, I think all points are covered. So, yeah. Nice answer. Okay. Navneet, social economy. Where can we add sub-school of political economy? So, Navneet is asking where can we add those sub-school? कहाँ डालना चाहिए उसको? Right after when you introduce that Adam Smith is the leader of classical school. After that we can add. Smith के paragraph के बारे में. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में लिमिटेशंस के पहले शायद वो डाला है ना, रिलेवेंस. तो अगर लिमिटेशन पहले डाल के रिलेवेंस लास्ट में डाला एंड कंक्लूड किया तो कैसे रहेगा? ठीक रहेगा, क्रोनोलॉजी फॉलो हो जाएगी. क्वेश्चन ने भी पहले लिमिटेशंस और फिर शायद रिलेवेंस ही पूछा है. हाँ, मतलब एट द एंड, मतलब तो इनका कंक्लूजन साक्षी का दैट इटसेल्फ इज द रिलेवेंस, राइट? Yeah. And I think it will, all the things. Yeah, and I think it will serve two purpose. It will be an ideal conclusion also. Like in the conclusion also we write the relevance of that thing, na? Even if it doesn't ask in the question.
ठीक है, सही है, करेक्ट। राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर इसका। तो संजय, एक कपिल ने कमेंट करा, एक बार देख ले क्या बोलता है वो। कपिल, यू वांट टू डिस्कस दैट, ओपन इट। और कहाँ है कमेंट? एक सेकंड। कपिल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन है क्या ये चीज? अच्छा, कोविड-19 से रिलेटेड है। कपिल, if you have read it, please explain it to us in short. मैंने अभी तक पूरा नहीं रीड किया है, बट शॉर्ट में they said how you can link the pandemic, the COVID-19 to comparative politics. अच्छा, so इस पर है वो आर्टिकल, तो यू कैन गो थ्रू इट। लाइक उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया, लाइक जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां पर कैसे हुआ है, जहां जहां ऑटोक्रेसी है वहां पर कैसे कैसे चला है। सो दे हैव गिवन ऑल दिस थिंग्स। आप एक बार उसको देख सकते हो, यूजफुल है, अच्छा आर्टिकल है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ, वहां से यू पीपल कैन रीड इट। ठीक है, अक्षय ऑलरेडी डिड आई थिंक। मैं कर दिया, ठीक है, राइट। now let's move to next question. Examine the political sociological approach, limitation, relevance. ठीक है, ये अक्षय ऐसे क्वेश्चन था या तूने ही लिख दिया ये? नहीं, शायद क्वेश्चन नहीं था, आई एम नॉट श्योर। लिखा है ना पीवाई के सामने? पीवाई के तो लिखा है ना। ओके, मोनिका है क्या? मोनिका इज देयर? गायत्री? Yes, I'm there. ओके, प्लीज रीड आउट योर क्वेश्चन। क्या लिखा है आपने? Okay. हेलो? ये गायत्री का आंसर है, I guess. Oh, I'm sorry. Okay. Okay. So I have started from this line that political sociological approach has opened new gateway for from traditional institutional approach. So basically in this paragraph I'm trying comparison करने का from traditional approach to and behavioralist approach से अलग है political sociologist approach. ये शायद लाइन विकास को समझ नहीं आई थी और उसने मुझे बोला भी था कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो. उसके बाद then I have written that political sociological approach is an interface between society and politics. फिर मैंने एग्जाम्पल दिए कि डिफरेंट लाइक इट इज कैसे वो इफेक्ट करता है कास्ट रिलीजन को. फिर आई हैव रिटन कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच और फिर हाउ लाइक उन्हें कि to understand policies you have to understand basic structure of a society. I have given another example of Machiavelli जिन्होंने बोला था कि if you want to like the nature of society के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का रूलर होना चाहिए. Then I came to David Easton जिन्होंने भी उनकी जो स्टडी थी इनपुट आउटपुट वाली वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था कि सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट मॉडल. फिर आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ इंडियन थिंकर्स जिन्होंने लिखा हुआ है स्कॉलर्स जैसे क्रिस्टोफर जेफरॉल्ट एंड योगेंद्र यादव का एग्जांपल दिया. फिर देन आई हैव एक्सप्लेन पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच कि वो बहुत ज्यादा वाइड है और उसका यूज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो हाइब्रिड डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे बात की थेटा मतलब शी वाज वेरी वरीड कि इट्स गोइंग टू ईट अप होल और ये पूरा डिसिप्लिन बन जाएगा अलग से. तो शी इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन. फिर मैंने नेहरू का एग्जांपल दिया है कि नेहरू बोलते थे इफ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स आल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी. एंड दिस मतलब ये जो डिबेट चल रही थी दिस लेड टू द न्यू स्कूल जो न्यू इंस्टीट्यूशनल स्कूल चल रहा है. However, we cannot ignore the relevance of the political sociological approach
क्योंकि दिस दिस द पैराग्राफ, ये मेरे नोट से शुभ्रा मैम की अभी जो आया था उनका करंट अफेयर, मतलब जो उनकी क्रैश कोर्स था उसमें दिया हुआ था दिस पॉइंट कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच है वो री-एम्फसाइज करता है पॉलिटिक्स को, और वो जो हमारा जो देयर दिस कंसेप्ट की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट इज ओनली अबाउट नेशन स्टेट, तो ये इससे बियॉन्ड जाता है। और देयर इज दिस लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, हाँ, कि द पॉलिटिक्स इज जो है सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होती है। शायद मैंने किसी को वो भी मार्क भी किया था कि यू कैन राइट दैट, और ये गवर्नमेंटैलिटी के ऊपर फोकस करता है। फिर लास्ट में मैंने J.W. गार्डनर का वो कोट डाला है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद गवर्नमेंटेबिलिटी और इज इट गवर्नेबिलिटी? गवर्नमेंटैलिटी। आई कैन लाइक मैं वो जो नोट्स है आई शो कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। गवर्नमेंटैलिटी है उसमें लिखा हुआ है ऐसा। किसी ने ज्वाइन किया था अगर वो क्रैश कोर्स, तो यू कैन सी इन दैट। और अगर कोई मुझे अच्छे से समझा सके तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर किसी ने किया था तो। कुछ मिस आउट है क्या इसमें? वैसे तो आई हैव ट्राइड टू कवर पूरा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा स्ट्रक्चर आंसर का इतना अच्छा नहीं था, वेरएज अगर मैंने गायत्री का आंसर पढ़ा तो उसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा था आंसर का। एक बार गायत्री का देख लो संजय। गायत्री है क्या यहाँ पे? हाँ प्लीज हाँ रीड आउट कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या यूनिक पॉइंट्स लिखे तो बस ब्रीफली वो बता दो। मैंने यूनिक पॉइंट नहीं लिखा, उनका नहीं ज्यादा अच्छा लिखा आई थिंक मेरे से। उसने बोला स्ट्रक्चर अच्छा है, वही देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ओके क्योंकि उन्होंने जो कंक्लूजन लिखा वो मेरे मतलब मैंने तो क्रैश कोर्स नहीं किया था तो वो पॉइंट मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो नोट्स है उस चीज पे ही लिखा था। आप कोई आप बता दो जो भी लिखा बता दो। जस्ट वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा था कि व्हाट इज पॉलिटिकल अप्रोच, तो बहुत ही इंटरफेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। उसके बाद एरिस्टोटल को बता दिया था उनके बारे में। उसके बाद मैंने मीडिएवल टाइम के लिए मैकियावेली बताया था। उसके बाद मॉडर्न के लिए मैंने मार्क्स को खींचा था इंट्रो में। उसके बाद मार्क्स और वेबेरियन का थोड़ा सा मैंने वो दिखा दिया, डिफरेंस दिखा दिया। उसके बाद नीचे दे दी, थोड़ा सा नीचे, हाँ। उसके बाद उसका रेलेवेंस और जो लिमिटेशन है उसको थोड़ा थोड़ा लिख लिया था यहाँ पे। विकास ने बोला था कि थोड़ा और पॉइंट ऐड करना है, मेरे पास इतना ही था तो इसलिए इतना ही लिखा। तो उसके बाद योगेंद्र यादव और क्रिस्टोफर ज़ेफिरोन के बारे में थोड़ा लिख लिया। उसके बाद उसके बाद जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच जो मार्च हो गया था कि सोशियोलॉजी के साथ, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी अप्रोच डाला था ब्रिंग बैक स्टेट इन थेडा का। तो उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिख दिया, नेहरू खत्म। वेरी सिंपल, मुझे लगता है कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं अगर स्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तो याद नहीं रखता हमारा मतलब एग्जाम हॉल में। आई थिंक मोनिका का आंसर अच्छा है, उनका मतलब जो पॉइंट डाला है। एक एडिशन है, मतलब एक जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि सोसाइटीज अफेक्ट पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स आल्सो अफेक्ट सोसाइटी। ये तो मोनिका ने लिखा है, आई थिंक। मैंने भी लिखा है। आई डोंट थिंक उन्होंने नेहरू को कोट किया था क्या? मैंने किया है कोट किया था, कंक्लूजन में लिखा था वो लास्ट पे। ठीक है, राइट है, ठीक है। आई थिंक मोनिका आप क्या कर देना है वो इसमें सैमुअल हंटिंगटन ने क्रिटिसिज्म लिखा था क्या किसी ने? मैंने नहीं लिखा। नहीं आई थिंक नहीं लिखा था किसी ने। आई थिंक ही हैड कॉल्ड इट एज अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता क्या होता है मतलब।
रिडक्शनिस्ट मतलब कि एक ही एस्पेक्ट पे बिल्कुल ही नैरो डाउन कर लिया, जैसे मार्क्स की थ्योरी है तो बिल्कुल वो इकोनॉमिक पे डिपेंड होती है, तो वो सिर्फ बाकी उसने देखे ही नहीं जो भी रेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स है। तो इधर भी मोस्ट ऑफ द थ्योरीज के लिए बात फिर ट्रू है ना, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को भी रिडक्शनिस्ट बोला है, सोशियोलॉजिकल को भी रिडक्शनिस्ट बोला है, मल्टीपल। आई थिंक कार्ल मार्क्स को भी किसी ने बोला है ना ऐसे रिडक्शनिस्ट। Like Weber has said that Karl Marx has underestimated political sociology, as there can be possibility of middle class also. Correct. तो उस तरीके से maybe. ऐसे मोनो कैजुअली बोलते हैं ना। हेलो बोलो। हम इसे मोनो कैजुअली बोलते हैं ना, वो एक काउच पे लेके किसी भी अप्रोच को ये कर देना और फिर उस काउच को लेके पूरे अप्रोच को डिफाइन करना। करेक्ट। मोनो कॉजल एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है। हाँ, मोनो कैजुअल एक्सप्लेनेशन बताया। कार्ल मार्क्स के इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म को ग्रामसी ही बोला था कि वो रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो जाता है इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म के कारण, उसी से बचाया था ग्रामसी का थ्योरी। ठीक है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने रिडक्शनिस्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को बोला था कि इकोनॉमी को बोला था, मुझे कंफ्यूजन है। सोशियोलॉजी को बोला था, मतलब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। मतलब एक्चुअली सभी जगह भी बोल ही सकते हैं वैसे। लगा के तो किसी का भी बोल लो। अब एग्जाम में वैसे भी कहाँ याद रहता है यार। ठीक है, चलो। ठीक है। एक आई थिंक इसमें ये है, कार्ल मार्क्स को यहाँ पे फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी लिखा है। आई थिंक मॉडर्न सोशियोलॉजी है ना। यस, मॉडर्न सोशियोलॉजी। हाँ, एरिस्टोटल है फादर ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, कार्ल मार्क्स मॉडर्न पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। किसी ने अपने नोट्स में शायद एडम स्मिथ को लिखा है मॉडर्न वाला फादर। वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी का है, पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखा है। ठीक है, थैंक्स। ओके, सोशियोलॉजी हो गया। डेविड ईस्टन, इसमें मजा आएगा। इसमें क्यों मजा आएगा भाई? ओके, किसने लिखा है ये आंसर? नाउ प्रेजेंट योरसेल्फ। ओ, मी। इसीलिए बोल रहा था विकास। समझ गया। एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डिस्कस डेविड ईस्टन मॉडल ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, तो आई स्टार्टेड के डेविड ईस्टन बेवरली स्कॉलर था who wanted to make political science a pure science which can be scientifically proven and value neutral. ठीक है, so he established a modern comparative politics as mainstay of political science. David Easton's system analysis approach was aimed to develop a scientific model for political analysis which could be used to study the political system of different countries. His system analysis approach was influenced by Talcott, जिसने वो सोशल सिस्टम एनालिसिस दिया था इन सोशियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा एक जनरल सिस्टम थ्योरी है विच इज यूज, मतलब मल्टीपल थ्योरीज के अंदर वो यूज होती है डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, so David Easton used the concept of a system which is a set of elements interacting in a pattern. This system was political system. This system was political system whose main purpose was to authoritatively allocate resources, that is distribution of resources among masses in a binding fashion. Okay. According to David Easton, this political system work on the principle of input and output, and the political system can be understood as a machine that converts input into output. Okay. This the input is of two types. Firstly, the demand, which can be further divided into 4 categories. ठीक है, पहला regulation, participation, distribution and communication. I think यहाँ पे शायद examples भी दे जाता तो शायद और better रहता, but फिर मेरे को लगा word limit exceed हो जाएगा. So demand represents the expectation of people from the system. Secondly, the second part is the support, which can be divided into 4 types: material support, obedience to law, participation in government programs, and to pay attention to the government communication. Okay. The output system include 2 components: decision and policy. Decision is a single outcome, while policy लिखना था यहाँ. ठीक है, तो policy is multiple outcomes. ठीक है. The final component of this political system is a feedback loop, which is vital for the smooth functioning of the system. या status quo maintenance लिख सकते हैं इसको थोड़ा और better.
In this, the outcome interacts with the environment and is re-entered into the system for evaluation. Okay. Although the model has been criticized by Marxists as being status quoist and as a preacher of Western liberal ideology, and by traditionalists as unnecessarily complicated, yet it stands as an important foundation on which various other methodologies of comparative politics like structural functional approach और भी 2-3 लिख सकते थे, बट इस पे मैंने एंड कर दिया. ठीक है. कमेंट्स विकास और किसका था याद नहीं आ रहा, बट जो भी है बता दो एक बार तो सब देख लेंगे. विकास को बता दो. इसके कंक्लूजन में क्या ऐड कर सकते हैं? कंक्लूजन में क्योंकि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन हर टाइम हमें मतलब फेस करना पड़ता है क्या लिखें ना लिखें, और खास करके जो भी ये बहुत इजी आंसर क्वेश्चन होता उसमें तो और दिक्कत होती है. हाँ. See what I can स्ट्रक्चरल फंक्शनल को ले आ सकते हैं क्या? What? Yeah, he has written that. I think we can highlight the positive side of this approach by by adding that it also worked as an inspiration for Morton D. Kaplan also. So we try to show the positive side of this approach, that how much significant this approach is. I think that can be an ideal conclusion. Yeah, conclusion is like, what about introduction? Intro. Intro में I have one thing to say. It's applicable to all of you. I think as far as possible, try to include the name of the book also. Like David Easton gave his systems approach theory. That's good. But in which book he gave that? It would be an ideal introduction also, and also it would show that you are well read. I realized it this in my mains exam, and then after I worked on it. So try to search on Google or something and add it into your notes, like in which book or in which article they mentioned it. So it would be better in the introduction also. पता है क्या बुक का आइडिया पता है क्या इसका, डेविड ईस्टन का? A systematic analysis of political life, 1965. Hello, I have one question here. Yeah. Should we write historical background of any scholar, or should we write his approach or her approach? What should be the right thing to actually? I think in political science, it's always better to give a proper historical introduction. A little background also. That's what Shubhra ma'am taught. Yes. In the general studies section, we can quote the most recent thing, but in political science, I think it's best to start with the history only. Okay, thanks. Vikas, do you mean starting with history in the introduction paragraph only, or after intro? No, like if the question is from that section A wala part, na, P1 paper 1 section A. Okay. Then if there is something with respect to scholar, like if the question explicitly asks about like theory of justice by Plato, so start by introducing either the justice in its very primal form, or Plato in its very earlier form. So that's what ma'am taught me, that at least in scholar questions try to do that. Okay, fine. ज़्यादा पॉसिबल है. I think 2A में तो I think थोड़ा मुश्किल लग रहा है. इतना इसमें मुश्किल है. So that book wala concept is, it's very much applicable here. Correct. Just mention. Okay. Can I add one point? Please. Like input output model में like आप लोग boundary and environment miss कर दिया. Like विकास भाई में भी, अब संजय भाई में भी. Environment और वो थोड़ा मिस कर दिया. Like आपने बोला था ना पैंडेमिक कैसे अफेक्ट करेगा. Like environment में जैसा external factor जैसा अफेक्ट करेगा ना feedback loop में policy अपना budget देखा तो like they have increased our budget right this time. Correct. So like that it might be affecting, and boundaries also, like even India China policy, like it might be affecting in the policy making, like maybe in the feedback loop or inputs. That's it. I think that could have been dealt by making the diagram more efficiently. Okay, word limit I think already I was crossing very much. So diagram. Yes. Yeah. Okay, that it's just an order, like okay. Yeah. Okay, cool. Okay. Thank you.
और किसी का कोई इनपुट या नेक्स्ट पे चलें? नेक्स्ट देखते हैं. Okay, next was explain the uses of system approach in international relations and examine the relevance of Kaplan system analysis. Okay. Vikas, what do you अपना answer please? I don't think I have written very good. The person just once, I think Kaushal was his name, right? He is not present. He has written excellent answers. Kaushik, is it? Kaushik. Yeah. Even in question 9 and question 7, he has written very good. Okay. Kaushik present, I think नहीं है शायद. संजय तू ही पढ़ ले. Okay. So explain the uses of system approach in international relation and examine the relevance of Kaplan's system analysis. Okay. So with the diagnosis of various limitations in traditional comparative politics, David Easton came up with system approach. His main aim was to make a grand theory for comparative politics. Where the traditionalist focused on institution, David Easton wanted to focus on a system of politics that is process and function. Further, system approach considers international relations as a system of interaction which are interdependent and interrelated. System approach is significant because there is better organization of data related to input and output and feedback in international relations. Further, it led to later models like structural functional approach. One such development was system approach in the international politics by Morton Kaplan. His aim was to make a grand theory of international politics. He wanted to study international system rather than foreign policy of any state. Okay. He explained 10 models of politics in his book, Systems and Processes in International Politics, such as the balance of power model, bipolar model, unit veto model, among others. Kaplan's system approach helped in interdisciplinary study. It is also significant because it is not non-biased and free from any ideological preoccupation. However, Stanley Hoffman criticized it as a huge misstep in the right direction. He held that Kaplan's approach does not even conform to the general characteristic of system theory. Further, Leiber held it as just hypothetical, as it is not operable in present real world. Similarly, Hedley-Bull calls it just an intellectual exercise and not practicable approach. However, Kaplan's approach is equally defendable by scholars like Kenneth E. Boulding. He held that Kaplan's work is more important for the trail it breaks rather than the good it achieved. Inadequacy are even understandable in a discipline in a state of evaluation. Thus, idea of multipolar world, India's vision is mainly based on Kaplan's approach, and hence it will hold relevance. Okay. I think काफी holistically cover किया है इसमें. Just that he could have underlined important points. It would have been an ideal answer. हाँ, अक्षय कुछ कह रहा था? ये चीज मैम ने कंपैरेटिव में कवर नहीं कराना है, शायद किसी और टॉपिक में कवर किया हुआ लग रहा है. इंटरनेशनल रिलेशन वो उसमें किया है ना, शायद 2B में किया है. No, it's in 2A only. The section like theories of IR. अरे सॉरी, हाँ 2A में बाद में कवर किया. ये क्वेश्चन थियरीज में जाएगा कि यहाँ पे आना चाहिए? I think दोनों जगह आना चाहिए. हाँ, आगे होना. ठीक है. अच्छा, ये करेक्शन आई थिंक विकास ने कमेंट में बोला है. It is not Hedley-Bull who had said misstep in the right direction. It's Stanley Hoffman. सही है ना विकास ये? हाँ, it's in the context of a different answer. This guy has written just right. Stanley Hoffman ने तो लिखा है. No, in a different answer, someone has written Hedley-Bull as that huge misstep in right direction. ठीक है, sorry. हाँ, fine. ठीक है. Okay. Then next पे move करें. I think इस पे दोनों लिख के बता दिया आपने. Question number
8. Comment on input output function of political system. Oh, Aditi. Aditi, Rizwan. हाँ पढ़ दो please. तो बेसिकली मैंने मीट तो नहीं कर पाई डिमांड क्वेश्चन की, बट स्टिल मैंने बेसिकली जो ये डेविड ईस्टन का मॉडल था सिस्टम एनालिसिस वाला, तो उस पे आंसर लिख दिया, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। तो डेविड ईस्टन ने सजेस्ट किया था साइंटिफिक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन ऑर्डर टू गिव एन यूनिवर्सल मॉडल. So he was quietly influenced by Talcott persons who propounded set of elements necessary for state interaction. Eastern's political system has a unique role of making authoritative allocation of value, which consists of web of decisions and actions that allocate values. So just like there is interaction in body, there is also interaction in society. तो ये शायद प्रकाश ने कहा था कि प्रॉपर टर्म है इसके लिए, आई थिंक कंप्यूटर्स का यूज किया था. मशीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, डेविड ईस्टन कॉल्ड दैट. हाँ, तो मुझे वही यूज करना चाहिए था. ओके, सो ओनली स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग फंक्शन वेरी, function is same. So Eastern propounded that the units of political system is political actions, and political actions forms demand and support, that is input to feed the political system. So here I have made a diagram. तो अगर हो सकता तो like उसके पास I could have added examples like regulation, participation, distribution में. Okay. So next, output emerges from the political system in the form of binding decision and policy action. तो इसके लिए भी एक डायग्राम था. तो एक और इनपुट था कि too many diagrams है, तो this is not GS answer, so I could have limited to one diagram, final one. So next, and feedback plays an important role for maintenance of system. This loop is important, otherwise system could collapse. तो I think अभी किसी ने कहा था कि इस डायग्राम में environment और boundary होना चाहिए था. तो okay. And I think there must be a block in between input and output also. हाँ, यहाँ block होने. Correct. Okay, thanks. So although Eastern tried to give universal approach, but was criticized on the grounds of empty version of politics by Chris Thorson, and it was viewed as reductionist model. Elitists saw it as a fractured concept and applicable only to West. Even though criticized, Eastern's theory quite laid a foundation. Also, no one theory is enough to study political system. It always needs combination. Yet input-output approach of Eastern did wonders. Did wonders. One more suggestion: whenever you are drawing a block diagram, and when you are labeling it, try to include that, you have written that figure shows input-output model. Try to include it within the box only. Otherwise, it just tends to get mixed up with the actual content of the answer. Okay. It's good that you have made a star or something, but try to include it in the box also. Thank you. What is better, either to make diagram or either to write in paragraph? Like, I think for this question, diagram would have helped, because बिना उसके feedback और वो सब, while I was writing it, I felt कि बहुत मुश्किल है बिना डायग्राम के ये चीज समझाना. तो it would have been better कि एक बार एक डायग्राम at least बना देता है, at least in this question. Okay. And one more thing, in this answer, Talcott-Parson was mentioned. Talcott-Parson is not related to that structural functional thing. I think Carl Menahem, political sociology or something is related to this one, according to Shubhra notes. No, इसमें भी लिखा है on this system analysis approach by David Easton, उसमें भी influence है. Yeah, इग्नू का अगर आप नोट देखोगे तो उसमें mention. Okay. And in fact, इसने system approach दिया ना, तो that's why के इसके आने structural functional में भी थोड़ा बहुत रोल आ जाता है उस चीज का. ठीक है. इसमें पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच भी मेंशन कर सकते थे ना इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन में.
आई थिंक कपलान वाला जो ऊपर डिस्कस हुआ है उसका मेंशन कर सकते थे, ये भी एक रिकमेंडेशन था विकास की तरफ से। I have not recommended Kaplan, and if I did, I think I mistaken it for something else. I recommended that structural functional approach by Gabriel Almond and Powell, I think. I think I mistaken it with something else. And regarding that political culture, I think it can be added because ultimately we are talking about input and output functions of a political system, right? So in that political cultural approach, there are like 3 cases. I don't have it right now. Yeah, parochial, and I think one is civic. One is civic, subject political culture, and one is civil culture. So I think it can be added because it also deals, it also talks about that if we give input in this form, we get output in that form. So I think it can be added. Yeah. I don't know what others have to say. Akshay? हाँ आई थिंक ठीक है, ये चीज डल सकता है उसके अंदर, इसका इनपुट आउटपुट अप्रोच में। जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों है वहां तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे केवल इनपुट या आउटपुट ही है वहां पे कैसे ऐड होगा? उसी मॉडल पे बेस्ड है ना, इनपुट आउटपुट मॉडल पे, पॉलिटिकल कल्चर पे मॉडल पे तो है। नहीं, आई थिंक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन अबाउट इनपुट आउटपुट फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो जिस अप्रोच में इनपुट और आउटपुट हमें दिखता है एक्सप्लिसिटली, मतलब बहुत ज्यादा अंदर प्रयोग ना करना पड़े, जैसे पॉलिटिकल कल्चर में उन्होंने 3 केस बताए थे, तो उस तीनों में उन्होंने बताया था कि अगर इतना पार्टिसिपेशन पब्लिक देगी तो इतना आउटपुट निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक विकास सही बोल रहा है, मतलब वी कैन इंक्लूड एवरीथिंग, बट इट्स अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन इंक्लूड इट, लाइक आई वुड हैव डन इट। एंड इंक्लूड करना मतलब नॉट नेसेसरी कि पूरा एक्सप्लेन करना है, just make a passing reference in 1 or 2 lines. That can also be done. Okay. I think passing reference would be fine because very better है। वैसे आंसर लिखने में टाइम कितना लगा? डायग्राम इंक्लूडेड। वो तो देखा नहीं, मतलब I think और वो भी पेंसिल से if we have to include the structural functional thing also, so I don't think so it would be fine if we would conclude it in just 2-3 lines, because it would show a difference that we are ourselves not sure whether to include it or not. If we are talking about input output, so we have to write a ratio, I think, maybe. So could you just give a gist, like what could be the structure of this answer? I'm not sure myself. As Vikas said, I was just thinking in my mind how to write it. So I thought maybe in ratios that first. I think one page can be devoted to one page, or maybe like 75% of a page can be devoted to that structural functional approach also. I have done it. If Sanjay, you can just show my answer. I'm not saying that it's a perfect answer, but I think it can be added by confining in the word limit also. एंड जो विकास बोल रहे थे ना, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच इज इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय ईस्टर्न इनपुट आउटपुट मॉडल। करेक्ट, सो वी कैन डू दैट। चलो ठीक है, डायग्राम बना लिया। ओके, from here I started that structural functional wala thing. Yeah. And with respect to diagram, I think in GS questions they are asking us as a generalist, like they give us very simple questions and they tell us like what could be the solution, and there we are trying to show our innovative side, so there we can draw the diagram. But in political science, I think they are expecting us to be just a political scientist, and I think I have rarely seen too much diagrams in a scholarly article. There is more like there's a paragraph or something. So I think as far as possible, try to avoid diagram. At least that's what I recommend in political science. Unless it's too important, like in this case where you cannot explain that thing without a diagram. Correct. Yes.
आई एग्री। बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है डायग्राम्स के बारे में? कपिल, महफूज, व्हाट डू यू गाइस थिंक? पलाश, राहुल, लाइक हाउ मच डायग्राम्स और कितना करना चाहिए? होल बना ले इस पे। वो तो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा चलो, आप लोगों ने जिन लोगों ने मेंस दिया ना, इस बार के पॉलिटिकल साइंस में हाउ मेनी डायग्राम्स यू माइट हैव ड्रॉन रफली? I think I hardly drew one, and if I am not, I'm not recalling. I haven't drawn any in this year. बाकी लोग? So I agree with what Vikas is saying, that in political science it is mostly in form of text, in form of paras. Even in paras, what I usually do is I break it into multiple paras in the page, so that I can explain each idea in one para, rather than making it a theme of explaining the whole answer in 2 paras. As far as diagrams, even if I had to include diagram, I would mostly include only in P2A and P1A, not in P1B and P2B, except if there is a map in international relations. But I haven't thought too much on this. I can't give a new dimension of perspective in this. Please also tell us about the answer writing in points. Suppose there is a question which asking about the limitations of political sociology approach. So should we write on points if there is some limitation, or on the paragraph? Preference to paras, but I think जैसे अभी पॉलिटिकल अप्रोच में है, सॉरी सिस्टम एनालिसिस अप्रोच में, यहाँ पे इनपुट में there were 4 characteristics you were supposed to write. तो वो चीज आई थिंक पॉइंट में लिख दो, बाकी तो आई थिंक यू शुड ट्राई टू राइट इन पैरास। यार आई थिंक लाइक विकास सेड, नो मतलब रेयरली वी फाइंड एनी पॉलिटिकल स्कॉलर्स राइटिंग इन पॉइंट्स इवन इन देयर आर्टिकल्स और एनीवेयर एल्स। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कर लो। आई थिंक इन पेपर 1 पार्ट 2 and like in mostly the paper 1 part 2 we can write in points there, because like some questions demand points. We cannot write like some objective things in paragraph. Correct. I am not able to recall any question right now, but some questions of polity. I think this year there was one question on bodies, CAG का, और कोई तो क्वेश्चन आया था, 2 बॉडीज थी। हाँ, I am not able to recall the question. That is what I think. It was just functions of that bodies. Yeah, in that case, like we have to sometimes, because if I have to mention some articles or seriously, I'm not able to recall right now, but I can show you some question where I think point is like must. You cannot write some object in paragraph. Sanjay, if time permits you, can you please open my question on political sociology? There I have mentioned some points, so please, so that people can see and review there. Political sociology. In the meantime, I would just like to add that don't take it as a hard and fast rule that you shouldn't write points. Like it's a well-conceived notion that in GS you have to write in points only. But when you see Tina Davi's copy, you can see that everywhere she has written in paragraph and still she topped. So I don't think there is a one formula to it that you cannot write or you can write in points. If it suits you and if you think you will be better able to convey your point, I think you can write in points also. Okay, thank you. Yes. I think in analytical questions or more like a philosophical questions, paragraphs तो बनती है, मतलब वो necessary हो जाते हैं, लेकिन like I said, paper 1 part 2 मतलब B part है, उसमें कुछ ऐसे questions आते हैं जिसमें हमें कुछ articles ही लिखने पड़ते हैं, या फिर समझो मैंने पिछले बार शुभरंजन मैम के टेस्ट सीरीज में देखा था, I think the function of prime minister office or something, कोई ऐसा question था. In that I wrote points
और जिन्होंने भी उसको चेक किया होगा उसने बोला कि ये अच्छा है, कुछ चीजों में पॉइंट्स आर नेसेसरी। अगर आप इसमें नीचे देखेंगे तो लिमिटेशंस एंड रेलेवेंसेस को मैंने पॉइंट्स में लिखा है, तो प्लीज उसको देख। ये भी पॉइंट्स में लिखा है क्या आपने? हाँ, वो रेलेवेंस, ये इसके रेलेवेंस है ना, ये तो पॉइंट्स में है सर। Diverger explains the relevance of political strategy approach. Limitations को भी मैंने आई थिंक यार ये तो पैरा में हो सकता था रेलेवेंस वाला। ठीक है, आई थिंक ये काफी सब्जेक्टिव चीज है, जिसको सही लगे तो वो कर लो यार, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। संजय लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, ले लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 examining political phenomena through the process of cross global investigation has become the fundamental function of comparative politics. Read Kaushik's answer, it's wonderful in this case. In this case too. और किसी का देख लेता हूँ। या सुजैन है क्या? कौशिक का ही देख ले एक बार, बाकियों का भी कवर कर लेते ना, ऐसा लेफ्ट आउट ना लगे। सुजैन है कौशिक ने बहुत अच्छा लिखा, विकास ने भी अच्छा लिखा। ओके, दोनों का ठीक है, कौशिक का पढ़ लेते हैं ना। Examine the political phenomena through a process of cross global investigation has become the fundamental function of comparative politics discussed. So comparative politics is the oldest discipline in political science. The main focus of the discipline is to investigate political process and system among nations. Okay. From time of origin of the discipline till World War II, there was a traditional approach. Prominent work include of Feiner and C.J. Frederick. However, as criticized by behavioral scholars such as Easton and R.C. Macreadis, traditional approach was not cross-global. It was mainly Eurocentric and parochial in geographical sense. Further, traditional approach was non-comparative, normative, and only prescriptive. With the rise of behavioralism and other factors such as fascism, communism led to the modern approach in comparative politics. With this, examination of political process has become cross-global and not just Eurocentric. Modern approaches further made the examination dynamic, genuinely comparative and descriptive one. Approaches such as political development and political modernization have taken developing countries in focus. Political culture model explains the surrounding culture for success of any political system. Thus, we can say that with behavioralism, the discipline of comparative politics have become truly global. Okay. इसमें यार कोहेरेंस एंड फ्लो काफी अच्छा लगा आंसर में। एक बार सुजन का भी देख ले सजन। ये ना ये स्कॉलर कहाँ से लाते? पता नहीं यार, कौशिक तो है नहीं। विकास आपको पता हो तो बता दो। भाई I only have ma'am's note from 2018. I too am finding for scholars also. By looking at these answers, you can get a lot of scholars. सुजन का देख ले संजय। He also writes very well. Comparative politics is a sub-discipline of political science that is mainly concerned with major similarities and differences between different countries. The traditional approach of comparative politics witnessed in Aristotle's work when he compared 158 constitutions. Traditional approach was narrower in scope as it was backed on formal legal approach and criticized as essentially non-comparative. It was also restricted European government and through Eurocentric in its outlook and analysis. However, modern comparative politics came to rectify the existing lacuna and it refined it completely. It shifted its focus from comparison of government or institution to comparison of different political process or structure. Immediate post-Cold War
period witnessed inclusion of various other fields, examples sociology, economic, uh, psychology, and political science, making it interdisciplinary field. It also broadened its empirical studies to include new states which arose out of decolonization. David Easton system approach and Harold Laswell structure functional approach tried to establish relation between structure function for both developed and developing countries. Later political thinker criticized universalist approach of Easton and Harold's model as third world countries had cultural differences, so the same political model cannot work. This again broadened the scope of comparative politics with the introduction of development model and comparative public policy model. Thus, with the evolution of comparative politics, political phenomena across the world became the fundamental feature of it. Okay. What was the scholar's name again? Harold Laswell. Okay, so he gives structural functional. मैम ने तो गैब्रियल अल्मोंड एंड पाउल बोला हुआ है. Yeah. That's why I'm a bit confused. Let me search. I think Harold Laswell is somewhat associated to power, I guess. What, Shivani? Harold Laswell is somewhat associated to power, I guess. POWER, maybe. देखना पड़ेगा इसको. All right. नेक्स्ट देखे क्या? हेलो. हाँ ठीक. नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं. लेट हो गया थोड़ा. क्वेश्चन 10th. Why structural functional approach can be considered as improvement over system approach? What are the weaknesses of structural functional approach? Okay. So, शानू प्रेजेंट है क्या? शानू है शानू है. शानू आप माइक अनम्यूट कर लो अपना. Hello. Yes, we can. Am I audible? Yes. Correct. Okay, I think I pressed on something and the screen which you were sharing is disappeared. I can't see the screen right now, so I can see the answer. You can read from your answer, no? I can read, but I think pin button hai. Shanu, you can see the pin button on the screen somewhere. Oh yeah, exactly. Yeah, I think I had read Vikas's answer, and he had included a lot of contemporary examples which were really nice, except that he did not refer to the second part of the question. Otherwise, I think his answer was really good. One doubt I had regarding this question was, when we have questions like these, where it is, like 2-part or 3-part question, so do we necessarily need to include a conclusion, or we just need to, answer the individual parts and just get on with it? Like I had included a conclusion, thinking that it might give, brownie points, but then Vikas had told that I'm not supposed to. So I just wanted to, get a second opinion. Can you first read out the answer? Okay. First of all, I started with the David Easton system approach. So, and that he can be traced back to the behavioral revolution, and then he links political science with biology, anthropology, economics, and sociology, thus enabling a multidimensional approach. So after that, I switched on to the criticism which he faced for his theory. So I included the points in a paragraph format, like inadequate conceptualization and reoccupation, the stability inter-systems, and a lot of other points. Then I shifted to Gabriel Allman's structural functional approach, and I gave a brief introduction. Maybe I think it was not very brief. And then I
switched the paragraph and I went on to how it was better than the Easton's model. And then I switched to the critique of Almond's model, which was required in the second part of the question, like what are the weaknesses of the structural function. So the critique of Almond's model included the following. Here I thought of including points because just to break the monotony. So in the earlier part when I was discussing Easton's theory, I included the weaknesses in paragraph format, but here I included 4 points. And then I gave a conclusion with P. Wright Mill and Ralph Miliband. I had found it, which he had given a mixed opinion on both these, Easton and Gabriel Almond. So then I thought maybe I can include it. So I wanted a second opinion on this thing, whether I should include the conclusion or just let it be, just end the answer with the critique of Almond's weaknesses. I think there are two things. In the conclusion, one should always be positive, in my opinion, be it GS or political science. So in the end, what we can do is we can just show the relevance or how the theory is significant. Like in this question, even if the last part of question is asking about weakness of structural functional approach, right? So we can just show that how it is significant and how it is relevant. So try to show a positive side. That's what I used to do. And second thing is, like you written C. Wright Mills and Ralph Miliband, I might not have knowledge on that topic, but if you think it's relevant to it, kindly add it in the middle or something, because introduction and conclusion tends to be catchy. So don't include something just for the sake of including. Okay. एक बार विकास का आंसर देख ले संजय. I have missed the second part here. But he had included very nice examples of contemporary. हाँ विकास. हाँ एक मिनट में कॉपी में देख रहा हूँ. I think the only example I included it was also from Shubhra ma'am's. So what the structural functional approach did differently from the Easton's approach was that it shows that in different countries, okay, like in developing and developed countries, the institutions may not be the same and they are not properly insulated. So like in the US, there is a clear distinction between the disaster relief workers and the army. Okay, they have their own work to do. But in case of developing countries like India, the army is doing the relief work also, and army is doing the guarding function also. So what structural functional approach advocates is that don't look at the institutions while comparing the nations, look at the functions which they perform. So this is the example I included in second page in the middle. Correct. Nice example. Yeah, it's in the notes only. I haven't added from somewhere else. Okay. And I think Shivani has also written on the same question. You can also give it a look. I find it to be appropriate. I think your is better. I was unable to make some innovation in it, and I don't know how to make such answers innovative because everybody is writing same thing. You have written one example, me too have written an example. The rest was, I think, everything was similar, that it is too general and structural function is more inclusive. I don't know how to present it much. See, what I follow is, and what I have learned from this means is, you can't think of what other is writing. Okay, first try to write what you know, at least if it's relevant. Okay, and once you have the confidence that okay, I can write on the topic comfortably, then think of innovation. If you are thinking of innovation just in the beginning, I think you will have a hard time completing the paper only. That's what I realized in the paper. So first try to complete it in the time manner and then think of innovation. You can't help it like what someone else is writing. You can only write what you have in your mind now. So try to do that first. Okay, thank you very much. Okay.
एंड वन मोर थिंग, एनीवेज हम लोग जो कर रहे हैं इसमें एवरी क्वेश्चन हैज 3-4 आंसर्स. आई एम श्योर सब लोग कुछ ना कुछ यूनिक पॉइंट्स लेके आएंगे. टेक दैट. Correct. Okay. Especially consider that Kaushik person. He's literally the Plato. He have written very good answers. I think we can definitely extract at least the scholar's view, something like that from his answers. Okay. All right then, आज का complete हो गया तो. One more thing. It's just an advice that please try to post it, a few hours before the deadline. Don't just do it for the sake of doing. Like, it's totally irrelevant if you are posting at 6:45. Okay, others need to see it too. Others need to extract some point from it. So it doesn't matter if you post it like just 5 to 10 minutes before the deadline. Try to do it in the afternoon or something. ठीक है. बस एक चीज थोड़ा ये देख लेना, ट्राई टू रिव्यू दोज आंसर इन द चैनल itself. ठीक है, तो ग्रुप में मत करो उसको. और तो क्या है बाकी. ठीक है, क्वेश्चन फॉर टुमारो वुड बी पोस्टेड बाय 11 o'clock. ठीक है, तो देख लेना आप लोग. और हाँ वो लक्ष्य. हाँ मतलब इसमें जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, what kind of modern example or current affairs example can we include in this particular question? इन जनरल मतलब कुछ भी किसी को याद है, जैसे उसने डाला ना, आई थिंक कपिल है एडेड वन लिंक COVID-19 एंड कंपैरेटिव. एनी अदर एग्जांपल्स और एनीथिंग यू गाइस नो फर्स्ट टॉपिक के बारे में? ग्लोबलाइजेशन सब टॉपिक्स लाइक माइग्रेंट्स एटसेट्रा वगैरह. और ओके, हाउ कैन वी लिंक इट टू दैट कंपैरेटिव थिंग? It is itself linked with like COVID, na? The backlash of COVID and the impact on systems, the impact on globalization itself. उस तरीके से बोला. The impact on migrants, है ना? उस तरीके से. Like Aditi, go ahead. So I was asking, like, globalization could be connected to which, like, model or something like that, like political. I think political economy, right? Economy. अमर्त्य सेन वगैरह बोल सकते थोड़ा बहुत, बट आई एम नॉट श्योर मतलब कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे. I think we need to brainstorm it one day and then we can discuss it. Yes, हाँ. मतलब सब लोग like when we go back home, try to Google search on something, what are modern articles or some scholars have opined about it. Correct. And try to comment. हाँ, थोड़ा आधा घंटा लग जाएगा. Let's try it. हाँ, लेसन. और एक चीज, किसी को कोई आर्टिकल मिलता है लाइक एनी आर्टिकल रिलेवेंट टू इट, तो आप उसको ये काम कर सकते हो कि ये जो टॉपिक लिखा है ना, जहाँ पे चैनल मतलब क्वेश्चन जहाँ पे पोस्टेड है उसके ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट ओपन इट और यहाँ पे उस चीज को टैग कर सकते हो. तो हमारे पास जो रीसेंट डेवलपमेंट हो गया या किसी अदर स्कॉलर का कोई ऐसा व्यू रहेगा तो उसको भी हम लोग एक जगह रख सकते हैं. And searching for things, articles is fairly simple. You can just search any keywords, copy it and Google search. I'm very sure you'll get some other new articles. Guys? ठीक है. Yes. चलो. All right then. कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, नेहा. Yes. Sorry guys, I could not post my answers today due to extreme health emergency in my home. Can I post right now or will tomorrow be okay? You can post, Neha, right now. I mean, there is no such restriction. Anybody can post at any point of time. But like Vikas said, right, if you post it early in the day, then it's easier for everybody to review and see. Okay. Otherwise, anybody can post anytime. It's okay. No, we are anyways free. We are anyways free. We can always review something, right? Okay. All right. Okay. So let's find up. I think Ashutosh has something to say. Ashutosh Suryavanshi. No, bro. I have. Okay, I saw your mic unmute. That's why. Oh no. Oh. Okay. Bye. Bye guys. Good night. Good night. See you tomorrow. Thank you. Good night.